आपका ऑप्शन इन द मनी में एक्सपायर हो गया, मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, तो आपके पास जितनी क्वांटिटीज है एज एन ऑप्शन बायर आप पुट ऑप्शन बाय करोगे तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करोगे? जहां पर भी रिलायंस है, जहां पर भी वो स्टॉक है, उससे 49 से 69 के बीच में अगर ट्रेड करती है, क्लोज करती है, तो दोनों साइड अपने को प्रॉफिट होगा। इसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट वे टू ट्रेड स्टॉक ऑप्शंस। आप में से कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग इंडेक्स की तो काफी बात करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बट कई लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। अब चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए है, बिकॉज इसमें मैं आपको सही तरीका बताऊंगा ऑप्शंस में ट्रेड करने का जो कि स्टॉक्स में होता है। क्योंकि जब हम इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें क्लियरली समझ में आती है, बट स्टॉक ऑप्शंस में वो फंडा काफी डिफरेंट होता है। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कैपिटल 10 लाख का है, बट हो सकता है आपको यहां पर 1 करोड़ तक का नुकसान हो जाए। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? 10 लाख का कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स 10 लाख का नुकसान होगा, 1 करोड़ का नुकसान कैसे हो सकता है और उससे कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड प्रॉपर तरीका बताने वाला हूं जिससे आप सही तरीके से स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो पेशेंटली वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड देखिएगा। कुछ स्क्रीनर्स मैं देने वाला हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, ऐसे कई सारे चैलेंजेस हमारे ट्रेडिंग में आते हैं जो कि जब हम इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उस टाइम अपने को फेस नहीं करना पड़ता। तो चैलेंजेस क्या है पहले उससे बात करते हैं, इनको काउंटर कैसे करना है उससे बात करेंगे, एंड देन बात करेंगे कौन सा टाइम सही होता है स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने का, एंड एज एन ऑप्शन बायर या एज एन ऑप्शन सेलर आपकी सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अब देखिए, जब हम ट्रेड करते हैं यहां पर निफ्टी में, जब हम ट्रेड करते हैं यहां पर बैंक निफ्टी में, हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है हमें जब बाई करने का मन हो, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को बाई करने का मन हो, हमारे पास सामने एक सेलर बैठा होता है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि यार मुझे ट्रेड तो करना है, बट क्या मुझे सेलर मिलने वाला है या क्या मुझे बायर मिलने वाला। हमें पता रहता है कि जो इंडेक्स होता है उसमें लिक्विडिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के आखिरी मिनट में भी आप बाय सेल करना चाहो, आपको वहां पर बहुत बेहतरीन लिक्विडिटी मिलेगी। यानी फॉर एग्जांपल, आपको आउट द मनी ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है, इन द मनी ऑप्शन बाय करना सेल करना है, या एट द मनी ऑप्शन बाय करना सेल करना है, इंडेक्स में आपको दिक्कत नहीं होती। बट सेम चीज अगर मैं बात करता हूं स्टॉक्स की, वो बहुत डिफरेंट है। स्टॉक्स ऑप्शंस में बहुत दिक्कत आती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप यहां पर ऐड द मनी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। रिलायंस तो फिर भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, बट रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए रिलायंस ट्रेड कर रहा है 2800 पे, है ना, और रिलायंस का अपने को यहां पर आउट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना है, आउट द मनी कॉल ऑप्शन। तो मैं बाय करना चाहता हूं 2950 का कॉल ऑप्शन। अब ये ट्रेड कर रहा 15 रुपीज पे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये ट्रेड कर रहा 15 रुपीज पे, तो मैं भी बाय करना चाहूंगा 15 रुपीज पे। बट दिक्कत क्या होती है ना, जब आप यहां पर बिड रहता है, जब आप ट्रेड करते हो, और यहां पर आस्क रहता है, तो जब आप सामने बाय करना चाहते हो 15 पे, बट सामने वाला बंदा 18 पे सेल कर रहा है, अगला आपको मिलेगा 18.5, 19, तो ये प्राइस तो दिख रहा है 15, एंड प्राइस भी 15 ही होना चाहिए, बट सामने जो बंदा है, जो सेलर है, वो 18 से कम में बेचने को तैयार नहीं है। तो इसे हम लिक्विडिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। एंड अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर आपको 15 पे बाय करना था, 15 मार्केट प्राइस है, तो आपको 15 पर ही मिलता, 0.15, 0.05, 15.1, इससे ज्यादा आपको नहीं देना पड़ता। तो ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा सारे स्टॉक्स में होती है, बट बहुत सारे स्टॉक्स में यहां पर डेफिनेटली आपको देखने को मिलती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, दो चीजें हैं। पहली बात तो आप यहां पर निफ्टी 50 या निफ्टी 100, आप इन स्टॉक्स में अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तो इनमें आपको मेजॉरिटी टाइम्स लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं मिलेगी। एटलीस्ट एट द मनी और आउट द मनी के टाइम आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको जानना है कि अभी के टाइम पे कौन से हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं, तो एक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कैनर दिया है जिससे आप चेक कर सकते हो कि द मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स जिसमें आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पर आपको ये लिक्विडिटी की दिक्कत ना होगी, जहां पर आपको बिड आस्क की दिक्कत ना होगी, वो चीज आप उस चीज से सॉल्व कर सकते हो। बट ऐसे अगर मैं बिना स्कैनर की बात करता हूं, तो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करोगे, जिनमें आप ऑप्शंस में ट्रेड कर
सकते हो, उनमें आपको परेशानी यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली। तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ये अपने को निफ्टी बैंक निफ्टी में फेस करने को नहीं मिलता, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप स्टॉक ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो, दिस बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है फिजिकल सेटलमेंट। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारा कैपिटल 10 लाख का है, हमें लगता है कि भैया 10 लाख का कैपिटल है तो मेजॉरिटी टाइम्स कितना लॉस होगा, 100% लॉस होगा तो भी 10 लाख होगा। बट यहां पर अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, कई बार आपको बहुत बड़ा करोड़ों का नुकसान हो सकता है एंड आपका ब्रोकर आप पे हेवी पेनल्टी लगा सकता है, आपको वो पैसा भरना ही पड़ेगा। ऐसी क्या चीज है? ऐसी चीज है फिजिकल सेटलमेंट, जिससे आपको कोशिश करना चाहिए कि आप बचकर रहो। देखिए बेसिकली अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं या बेसिकली हम इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेलिंग कर दी, ठीक है, अगर आपने ऑप्शन सेलिंग कर दिया एंड आपने ऑप्शन सेल किया यहां पर आउट द मनी का, बट एक्सपायरी के टाइम पे वो आउट द मनी ऑप्शन बन जाता है इन द मनी। एंड अगर आप एग्जिट नहीं करते हो, अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो आपको यहां पर कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है और यूजुअली आपको इस पेनल्टी से बचना है तो बेसिकली आप एक्सपायरी के टाइम एग्जिट कर सकते हो। एंड यूजुअली इंडेक्स में आपको, जैसे मैंने बताया, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, इवन लास्ट मिनट में भी आपको लिक्विडिटी मिलती है, तो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और अगर आपने ऑप्शन सेल किया है, आपने आउट द मनी ऑप्शन सेल किया है, वो ऑप्शन इन द मनी हो गया एंड अगर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, आप बोलोगे एग्जिट कैसे नहीं कर पा रहे, मुझे पता है मुझे एग्जिट करना तो मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन सेल किया है 10 रुपीज पे, ठीक है, और आपका जो ऑप्शन है वो आ जाता है 40 रुपीज पे एंड लेट्स सपोज ये इन द मनी हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 40 रुपीज पे बाय का ऑर्डर डालोगे। बट सामने वाला बंदा क्या करता है, सामने वाला बंदा चालाकी करता है। क्यों चालाकी करता है? क्योंकि उसको पता है कि भैया लिक्विडिटी की दिक्कत है। जब लिक्विडिटी की दिक्कत है तो वो मन चाहे प्राइस में बेचना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा भैया खरीदना है आपको तो आप 140 पे खरीदो, या खरीदना है आपको तो 150 पे खरीदो। अब दिक्कत क्या है कि इसकी प्राइस तो 40 होनी चाहिए, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से इसकी प्राइस 40 है। बट अगर आप यहां पर इन द मनी में एग्जिट करना चाहते हो सकता है पूरी क्वांटिटीज एग्जिट ना कर पाओ एंड जितनी क्वांटिटीज आप एग्जिट कर सकते हो वो भी आपको बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से मार है। तो इसमें बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप यहां पर फिजिकल सेटलमेंट से बचो। फिजिकल सेटलमेंट होती क्या है कि मान लीजिए आपने अगर कोई आउट द मनी ऑप्शन फॉर एग्जांपल 10 लॉट्स और एक लॉट है 100 क्वांटिटी का, ठीक है, एक लॉट है 100 क्वांटिटी का। हर स्टॉक का अलग अलग लॉट क्वांटिटी होता है, किसी स्टॉक का 100 होता है, किसी का 400 होता है, किसी का 5000 होता है, किसी का 800 भी होता है, डिपेंड करता है स्टॉक के हिसाब से, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि एक जो स्टॉक है उसका लॉट लिमिट है 100 का, आपने 10 लॉट्स यहां पर सेल कर दिए। अब वो जो ऑप्शन है वो इन द मनी आ चुका है। अब मान लीजिए आपका ऑप्शन इन द मनी हो गया है एंड सामने आपको कोई चीज को बाय करना है, बट या तो सामने सेलर नहीं है या फिर अगर सेलर है भी तो मन मौजी रेट में आपको कोई चीज बेचना चाह रहा है, तो आप यहां पर फंस जाओगे। और अगर मान लीजिए सेलर है ही नहीं, आपको बाय करना है, तब तो आपका ऑप्शन इन द मनी में एक्सपायर होगा। और अगर आपका ऑप्शन इन द मनी में एक्सपायर हो गया, अगर आपका ऑप्शन इन द मनी में एक्सपायर हो गया, या तो एग्जिट ना नहीं कर पाए या पूरी तरह से एग्जिट नहीं कर पाए, या फिर आपको कोई यहां पर सेलर नहीं मिला और आपका ऑप्शन इन द मनी में एक्सपायर हो गया, मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, तो आपके पास जितनी क्वांटिटीज हैं आपको उसकी फिजिकल सेटलमेंट करनी पड़ेगी, यानी वो सारे शेयर्स की आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और अगर आप फिजिकल डिलीवरी नहीं लोगे तो बहुत बड़ा पेनल्टी आप पे पड़ेगा और ये बहुत बड़ा चक्कर है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, एक्सपायरी के 1-2 दिन 3 दिन पहले अपनी ट्रेड को काट दीजिए, क्योंकि अगर फिजिकल सेटलमेंट की दिक्कत है, अगर आपके पास पैसे हैं तब तो ठीक है, लेकिन बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। अब मान लीजिए आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, और अगर आप फिजिकल सेटलमेंट करोगे तो आपको 50-60 लाख के शेयर्स लेने पड़ेंगे। अब आप वो पैसा कहां से लाओगे? वो आपको पैसा लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टॉक ऑप्शंस में, लिक्विडिटी की भी दिक्कत होती है, फिजिकल सेटलमेंट, अगर आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर कर जाता है तो आपको उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अब लॉट्स में तो क्या होता है कि आप यहां पर 10,000 क्वांटिटी भी आराम से ट्रेड कर सकते हो विद 4 to 5 लाख 10 लाख रुपीस। लेकिन जब शेयर्स की बात आती है तो जितनी लॉट्स, जितनी क्वांटिटी है इनटू द वैल्यू ऑफ शेयर अगर मैं बात करता हूं तो वो बहुत महंगा सौदा आपके लिए पड़ जाता है। तो ये अपना सेकंड प्रॉब्लम हो गया। अगर मैं थर्ड प्रॉब्लम की बात करता हूं, आईवी स्क्यूज। आईवी स्क्यूज का मतलब क्या होता है? आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि किसी स्टॉक ऑप्शन को आप बाय करते हो, वो और जो स्टॉक है वो मूव भी करता है,
बट जो आपका ऑप्शन है वो मूव नहीं करता, या तो वो साइडवेज रहता है या तो वो गिरता है। अगर आपने ऐसा नोटिस किया है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को यही बताइएगा। एंड इसी को हम बोलते हैं आईवी स्क्यू। बेसिकली क्या होता है कि अपना स्टॉक तो बढ़ता है बट उसका आईवी में अपने को डाउनफॉल देखने को मिलता है। एंड आईवी में डाउनफॉल दो रीजन से अपने को देखने को मिलता है। बेसिकली दो रीजन होते हैं आईवी में डाउनफॉल का। सबसे पहले आईवी स्पाइक क्यों करता है उसमें बात करते हैं। जो अपना इंप्लाइड वोलेटिलिटी है दो टाइम पे स्पाइक करता है, या तो कोई न्यूज आई है तब उस स्टॉक के रिगार्डिंग, या तो जब उस स्टॉक का अगर मैं बात करता हूं क्वार्टरली रिजल्ट्स का टाइम है। यूजुअली जब न्यूज आती है स्टॉक रिएक्ट करता है तब आईवी में अपने को स्पाइक देखने को मिलता है, या फिर जो अपना क्वार्टर रिजल्ट्स है जब तक वो अनाउंस नहीं हो रहा है तब तक उस स्टॉक का आईवी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले आईवी बढ़ता है एंड न्यूज अनाउंस होने के बाद जब वो स्टॉक रिएक्ट करता है तब आईवी बढ़ता है। अब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल इट्स अ गुड रिजल्ट या फॉर एग्जांपल इट्स अ बैड रिजल्ट्स, और उसके अकॉर्डिंगली मान लीजिए स्टॉक यहां पर बिहेव भी करता है एंड आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हो। स्टॉक आपको लगता है पॉजिटिव है एंड स्टॉक सच में पॉजिटिव है, स्टॉक ऊपर जाता है, तो आप क्या करते हो, आप यहां पर कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो। बट दिक्कत क्या होती है ना, स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जा रहा है बट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आईवी में अपने को डिप देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं आईवी क्रश या फिर आईवी स्क्यू। एंड जब अपना आईवी गिरता है तो प्रीमियम्स भी गिरते हैं, एंड जब प्रीमियम्स गिरते हैं तो एज एन ऑप्शन बायर आप पैसा नहीं बना पाते। तो आपको समझना पड़ेगा कि आईवी को अपने एडवांटेज के लिए कब यूज करना है। तो मैं आपको आगे इस वीडियो बताने वाला हूं एज एन ऑप्शन बायर आपको आईवी का यूज कब करना चाहिए एंड एज एन ऑप्शन सेलर आपको आईवी का यूज अपने फेवर में कैसे करना चाहिए। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप वीडियो को देखिएगा एंड ऐसा डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड इससे अपने को मोटिवेशन भी मिलता है। तो इस वीडियो का लाइक रखेंगे 5000 लाइक्स एंड 5000 लाइक्स इसलिए चाहिए ताकि मेरे को आइडिया रहे कि कितने लोग सच में सीरियस हैं ऐसे वीडियोस देखने में। और अगर मेरे को समझ में आएगा कि हाँ आप लोग सीरियस हो तो मैं ऐसे ही इन डेप्थ कंटेंट यहां पर आप सबके लिए बनाने वाला हूं। तो 3 चैलेंजेस के बारे में हमने सीखा यहां पर। अब अपना चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है MRWPL लिमिट। MRWPL लिमिट क्या होता है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में बेसिकली क्या होता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग ना की जाए। अब आपने कई बार देखा होगा कि स्टॉक में ना FNO बैन भी हो जाता है। देखिए इंडेक्स में कुछ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडेक्स बैन हो गया FNO ट्रेडिंग के लिए, बट स्टॉक में क्या होता है FNO बैन हो जाता है, यानी ये स्टॉक अभी कुछ दिन के लिए FNO बैन हो जाएगा। बेसिकली जब किसी स्टॉक की MRWPL लिमिट 90 या 95% के ऊपर चली जाती है तो उस स्टॉक में फ्रेश कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं कर सकता, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो चाहे वो ऑप्शन सेलिंग हो। ठीक है, तो ये MRWPL लिमिट का पता लगाने का तरीका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पर चेक कर लीजिए। जब भी आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करो, जो भी आपका स्टॉक ऑप्शन है या जो भी आपका स्टॉक है उसका MRWPL लिमिट चेक कर लो। अगर वो MRWPL लिमिट 85-90% के आसपास है तो बहुत हाई चांस है कि वो बहुत जल्दी FNO बैन में आएगा। एंड जब वो FNO बैन में आता है तो स्टॉक ऑप्शंस को आप एग्जिट नहीं कर सकते, एग्जिट करोगे भी तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स है उनके बीच में एग्जिट करोगे। एंड जब MRWPL लिमिट रहता है, स्टॉक बैन का पीरियड रहता है, तो एग्जिट करना इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज लिक्विडिटी ऑलरेडी कम रहती है एंड इस चक्कर में और लिक्विडिटी कम हो जाती है क्योंकि नए ट्रेडर्स यहां पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है जहां पर स्टॉक ऑप्शंस में लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तभी आप यहां पर स्टॉक ऑप्शंस में अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अब कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि ये जो सारे चैलेंजेस है जिसके बारे में मैंने बात की आपसे थोड़ी देर पहले, ये चैलेंजेस के बारे में आपको पता था? अगर नहीं पता था तो बताइएगा ताकि आपको और सीखने को मिलेगा। तो चैलेंजेस यहां पर हमने बता दिए, इसको काउंटर कैसे करना उसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू ट्रेड स्टॉक ऑप्शंस। देखिए स्टॉक ऑप्शंस अगर आप हमेशा ट्रेड करने की सोचेंगे ना तो आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि बेस्ट टाइम क्या होता है स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने का। एंड मैं आपको अपना पर्सनल टाइम बताऊंगा जब मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना प्रेफर करता हूं। ठीक है, पहला होता है रिजल्ट सीजन। अब रिजल्ट सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिजल्ट सीजन से पहले जैसे मैंने बताया अपने को आईवी स्पाइक देखने को मिलता है, रिजल्ट सीजन के बाद अपने को आईवी में क्रश देखने को मिलता है। तो बोथ ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर्स दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्लस रिजल्ट सीजन के पहले और रिजल्ट सीजन के बाद में मार्केट में मोमेंटम मिलता है। एंड जब स्टॉक में मोमेंटम मिलता है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये परफेक्ट कैंडिडेट बन जाता है। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के टाइम पे अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे वो एक अच्छा टाइम होता है जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है मेजर ब्रेकआउट और ब्रेक
ब्रेक डाउन इन वीकली टाइम फ्रेम्स। अब देखिए यहां पर मैंने डेली टाइम फ्रेम की बात नहीं की, यहां पर मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं उनकी एक ही एक्सपायरी होती है, वो होती है मंथली एक्सपायरी हर महीने के लास्ट थर्सडे को। यानी अगर आपको फरवरी मंथ में ट्रेड करना है, फरवरी एक्सपायरी में ट्रेड करना है, तो फेब मंथ की जो एक्सपायरी है उसका लास्ट थर्सडे, मार्च में ट्रेड करना है, मार्च मंथ की एक्सपायरी का लास्ट थर्सडे, राइट। तो यहां पर अगर आपको किसी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम लग रहा है कि ये स्टॉक टेक्निकली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो जब तक वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको वीकली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक मैं रिकमेंड करूंगा उस स्टॉक ऑप्शन से दूर रहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कई बार ब्रेकआउट्स आते हैं एंड फेक आउट भी बहुत होते हैं। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो उस प्राइस एक्शन पे आप ट्रस्ट करके ट्रेड यहां पर कर सकते हो, राइट। और थर्ड अगर मैं बात करता हूं, थर्ड टाइम कौन सा बेस्ट है, जब वो स्टॉक रिगार्डिंग कोई ना कोई आपको न्यूज देखने को मिलती है, जब वो स्टॉक न्यूज के अराउंड रहता है। हाँ, वो रिस्की जरूर रहता है, बट वहां पर पैसा बनाने का भी आपके पास एक अच्छा मौका होता है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन बायर्स। मैं ऑप्शन बायर्स के बारे में बात करूंगा कि अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन बायर्स को क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, एंड फिर मैं ऑप्शन सेलर्स की भी बात करूंगा। अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट पर बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस आपके लिए बनाए हैं जो कि आपको हेल्प करने में, अपस्किल करने में काफी ज्यादा यहां पर हेल्प करने वाली है। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन बायर्स की बात करता हूं, देखिए ऑप्शन बायर्स बेसिकली नेकेड ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करते हैं, एंड यहां पर मैं बोलूंगा आप नेकेड ही ऑप्शन बाइंग करो, क्योंकि ऐसे अगर आप बहुत ज्यादा हेजिंग करोगे ऑप्शन बाइंग में, या थोड़ा सा पार्शियल हेजिंग करने की कोशिश करोगे, एक तो लिक्विडिटी की बहुत दिक्कत होती है, आपको सही एंट्री सही एग्जिट का प्राइस नहीं मिलेगा, तो आप फंस सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ लिमिट में करना है। और अगर आप वो कर रहे हो तो आप 1 से 2 स्ट्राइक इन द मनी जाओ। कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर रिलायंस ट्रेड कर रहा है, रिलायंस की एग्जांपल लेता हूं और इससे समझ लीजिएगा, ठीक है। रिलायंस ट्रेड कर रहा है 2800 पे, ठीक है, और रिलायंस का ना हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस 20 पॉइंट्स का है। अब देखिए हर स्टॉक का अलग होता है, जैसे निफ्टी का 50 है, बैंक निफ्टी का 100 है, कोई स्टॉक का जो एक से दूसरे स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस 5 पॉइंट का हो सकता है, 10 पॉइंट का हो सकता है। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस का जो एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस है वो 20 पॉइंट्स है, यानी 2800 अगर एट द मनी है तो 2820, 2840, 2860, 20 पॉइंट का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि अपने को यहां पर इन द मनी जाना है 1 से 2 स्ट्राइक। अब फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है यहां पर कि रिलायंस में एक अच्छी खासी अपने को गिरावट देखने को मिलेगी, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको यहां पर पुट ऑप्शन बाय करना है, जैसे ऑब्वियस सी बात है एज एन ऑप्शन बायर आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करोगे, जहां पर भी रिलायंस है या जहां पर भी वो स्टॉक है उससे 1 या 2 स्ट्राइक इन द मनी। जैसे 2800 अपना क्या है, एट द मनी है, तो इससे 1 या 2 स्ट्राइक इन द मनी का मतलब या तो मैं 2820 का पुट बाय करूंगा या तो मैं 2840 का पुट बाय करूंगा, बस इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत डीप इन द मनी चला जाऊंगा ना, मेरे को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी, और अगर वो ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा तो मेरा स्टॉक और इन द मनी होगा, तो मेरे को एग्जिट करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए बहुत डीप इन द मनी नहीं जाना है आपको, 1 या 2 स्ट्राइक इन द मनी जाना है, जिससे आपको एग्जिट करने में परेशानी यहां पर ना हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेट करना है और आपको कितना इन द मनी जाना है। अब एज एन ऑप्शन बायर ना आप दिन भर या पूरे महीने अपने ट्रेड को होल्ड कर रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफी वाला काम कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है थीटा, यानी टाइम डीके, प्रीमियम डीके, एंड ये स्टॉक ऑप्शंस में रेगुलरली आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो, कोई भी आपको रीजन या कोई भी आपको लॉजिक के हिसाब से आप ट्रेड करते हो, चाहे वो टेक्निकल हो गया, चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से हो गया, हमेशा एक टाइम स्टॉप लॉस रखिए। देखिए एक तो क्या करते हैं ना हम, एक तो या तो हम प्रीमियम स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको एक टाइम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। टाइम स्टॉप लॉस का मतलब कि अगर आज मैंने फॉर एग्जांपल 2840 का पुट रिलायंस का इन द मनी बाय किया है 12 रुपए पे, चलो मेरा स्टॉप लॉस यहां पर 6 रुपीज का है या 5 रुपीज का, जो भी मेरा स्टॉप लॉस है, यह स्टॉप लॉस हो सकता है हिट होने में काफी टाइम लगे या साइडवेज हो जाए मार्केट, तो आपको मोमेंटम ना आए, इसलिए आपको टाइम स्टॉप लॉस रखना है कि मैं इतने देर ये ट्रेड को होल्ड करूंगा, अगर इतने देर में मूवमेंट नहीं आता है, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो, मैं अपने ट्रेड को काट दूंगा, बीट प्रॉफिट बीट लॉस। तो एक टाइम स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, हो सकता है वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, या फिर 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, जो भी हो वो आपको डिसाइड करना है, बट एक टाइम स्टॉप लॉस आप रखोगे तो फालतू के स्टॉप लॉस सिर्फ साइडवेज मार्केट के चक्कर में आपके नहीं कटेंगे, क्योंकि कई बार क्या होगा कि मार्केट ने थोड़ा बहुत मूव किया बट इतना मूव नहीं किया कि मार्केट में आपको टारगेट हिट हो जाए, फिर मार्केट नीचे आ गई, तो ये क्या हुआ, ये टाइम बर्बाद हुआ और ये टाइम किलिंग हुआ, एंड इससे प्रीमियम भी डीके होता है। इसके चलते प्रीमियम डीके के चलते आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। उसको बचाने के लिए अगर आप एक टाइम स्टॉप लॉस रखेंगे
वो आपको काफी यहां पर हेल्प करने वाला है। जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं बहुत लोग सुन के चले जाएंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे। तो इस हम्बल रिक्वेस्ट की अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पेन पेपर लेके बैठिए ताकि सारे पॉइंट्स को अगर आप नोट करके अपने दिमाग में डालेंगे एटलीस्ट 10-20% तो आपको फर्क यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टॉप ऑप्शन बाइंग 7 डेज बिफोर एक्सपायरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने बताया आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में, खासकर स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूं, आपको एंट्री एग्जिट में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप महीने के लास्ट में, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्च मंथ की बात करता हूं, ठीक है, मार्च मंथ की बात करता हूं, मार्च मंथ में फॉर एग्जांपल 28 मार्च को थर्सडे है एंड इस दिन अपनी मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में अपनी स्टॉक्स की एक्सपायरी होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, लास्ट टू लास्ट 21 मार्च तक आप एग्जिट कर जाइए अपने ट्रेड को। अगर एग्जिट नहीं करना, 1-2 दिन और लेट एग्जिट करना ठीक है, 3-4 दिन पहले तो आपको वैसे ही एग्जिट कर लेना चाहिए, बट 21 मार्च के बाद कोई नए ट्रेड में आप एंटर मत कीजिए उस एक्सपायरी की। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप नेक्स्ट मंथ में जा सकते हैं, अप्रैल सीरीज में जा सकते हैं, बट अगर आप मार्च सीरीज में जाएंगे, हो सकता है एग्जिट में आपको दिक्कत हो, तो बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए क्रिएट हो सकती है, क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट का बहुत बड़ा डर रहता है एंड कोई भी ट्रेडर फिजिकल सेटलमेंट लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैश कहीं ना कहीं ब्लॉक करना पड़ेगा, उसके इंतजाम करना पड़ेगा। जिसके पास इंतजाम भी होगा वो चाहता नहीं होगा मैं स्टॉक को लूं, बट उसको लेना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो हमेशा एक हफ्ते पहले अगर आप ऑप्शन बाइंग करें तो एक हफ्ते पहले से आप ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स या ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स आप यहां पर नहीं कीजिएगा स्टॉक ऑप्शंस में। If there is any major gap up or gap down against your trade, immediately exit। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने बताया स्टॉक ऑप्शन में अगर आप ट्रेड यहां पर कर रहे हो, अगर आपने किसी चीज का कॉल बाय किया या पुट बाय किया, मान लीजिए कॉल बाय किया, मार्केट खुल गया 5 से 10% गैप डाउन आपके अगेंस्ट, या पुट बाय किया, मार्केट आपके अगेंस्ट 5 to 10% गैप अप खुल गया, उसके बाद क्या करते हैं ना, हम फायर फाइटिंग करते हैं। देखिए, ऐसे भी फायर फाइटिंग करने से बहुत हाई चांस है कि आपको और नुकसान बढ़ेगा एंड खासकर स्टॉक ऑप्शंस में प्रीमियम बहुत तेजी से टूटते हैं। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो कभी भी गलती मत करना, अगर आपने कॉल बाय किया, आपके अगेंस्ट 5 से 10% डाउन मार्केट खुल गई, या आपने पुट बाय किया, आपके अगेंस्ट 5 to 10% गैप अप मार्केट खुल गई, इमीडिएटली उस ट्रेड को काटिए, क्योंकि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन खुली है, हो सकता है ये गैप अप गैप डाउन का सिलसिला, या हो सकता है ये सर्किट का सिलसिला चालू रहे, उसके चक्कर में स्टॉक का MRWPL लिमिट बढ़े और इससे क्या हो सकता है, आपको एग्जिट अच्छी ना मिले। एक तो आपको ऑलरेडी लॉस हो रहा है, प्लस MRWPL लिमिट के चक्कर में स्टॉक FNO बैन में चला जाएगा और आपको प्रॉपर एग्जिट नहीं मिलेगा, बहुत बुरी तरह से आप फंस जाओगे। ठीक है, रिस्की है ट्रेड करना, इसलिए हर दिन मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करो, बट अगर आपके अगेंस्ट आपका ट्रेड बहुत बुरी तरह से जाता है, उसके बाद फायर फाइटिंग मत कीजिए, उस ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश मत कीजिए, तुरंत उस ट्रेड से निकलिए। आई नो नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बट तुरंत उस ट्रेड से निकलने का ही फायदा, क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट करोगे उसमें अगर मैं बात करता हूं प्रीमियम और डीके होता चला जाएगा, या प्रीमियम आपके फेवर में मूव करने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ये बात आपको यहां पर समझना है। ठीक है, स्टॉप ऑप्शन बाइंग आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो अपना आईवी होता है, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी होता है, उसको ऑप्शन बाइंग में अगर आपको यूज करना है तो आप क्वार्टरली रिजल्ट से पहले कीजिए। क्वार्टरली रिजल्ट मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अनाउंस होगा 21 मार्च को। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, हो सकता है डेट्स गलत हो, बट कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल समझिए, भावनाओं को समझिए। ठीक है, कि 21 मार्च को इसका यहां पर रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो आप यहां पर अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो 20 मार्च तक आप अपनी ऑप्शन बाइंग कीजिए, या 20 मार्च तक ट्रेड को एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा ना, हो सकता है उसके बाद बहुत बड़ा गैप डाउन खुले, बट आप इसको श्योरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप इसको श्योरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आपने प्रेडिक्ट कर भी लिया, मान लीजिए स्टॉक यहां पर 4-5% का गैप डाउन खुल भी गया, बहुत हाई चांस है कि आईवी में इतना बड़ा डिप आएगा कि जो भी 3-4% का मूव है उसका आपको उसका रिएक्शन उसके प्रीमियम पे देखने को नहीं मिलेगा। प्रीमियम हो सकता है ऑलरेडी फ्लैट हो, या प्रीमियम ऑलरेडी इन्फ्लेट हो जाते हैं यहां पर रिजल्ट अनाउंस होने से पहले। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो उस जो स्टॉक है उसके रिजल्ट से 10-15 दिन पहले से ऑप्शन बाइंग अगर आपको लग रहा है तो आप कीजिए, वो एक ठीक ऑप्शन हो सकता है। बट रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अगर मूव भी आता है तो भी बहुत हाई चांस है कि आपको नुकसान होगा, क्योंकि यहां पर जो इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स है वो अपने नॉर्मलसी की तरफ आते हैं। आईवी में अपने को डिप, आईवी में अपने को क्रश देखने को मिलता है, जिसके चलते ऑप्शन बायर्स को यहां पर नुकसान झेलना पड़ता है। राइट, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन सेलर्स के लिए, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए मैं सिंपल बोलूंगा, कभी भी नेकेड ऑप्शन सेल मत कीजिए, कभी भी नेकेड ऑप्शन सेल मत कीजिए, हमेशा हेज करके चलिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने नेकेड ऑप्शन सेल कर दिया फॉर एग्जांपल 10 रुपीस का, तो हाल ही में बहुत लोगों ने ओरेकल का एग्जांपल देखा होगा।
पॉलीकैप का एग्जांपल देखा होगा, 10 रुपए के जो प्रीमियम है वो 200, 500, 700 तक गए। तो इसमें ना आपके घर बिक सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आपके घर बिक सकते हैं अगर आप नेगेटिव ऑप्शन सेलिंग करोगे। स्टॉक ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखिए इंडेक्स ना फिर भी 5-7% मूव करने के लिए टाइम लगाएगा, बट एक स्टॉक 1 वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 30 to 40% मूव करने का दम रखता है। और 30 to 40% अगर अपने स्टॉक प्राइस का स्टॉक मूव करता है तो प्रीमियम्स में बहुत बड़ी दिक्कत होगी आपको। एंड अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करोगे तो बहुत बड़ी परेशानी आपको यहां पर झेलनी पड़ सकती है। यह बात आपको यहां पर समझना है, ठीक है। डू क्रेडिट स्प्रेड और आयरन कॉन्डोर। तो अगर हम नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? या तो आप क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो। क्रेडिट स्प्रेड बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का स्टॉक है, ये ट्रेड कर रहा है 1500 पे, तो क्रेडिट स्प्रेड में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ओटीएम ऑप्शन सेल करते हैं, हम थोड़ा और ओटीएम ऑप्शन हम बाय कर लेते हैं। बट अगेन लिक्विडिटी देखना पड़ेगा कि जो सेल और बाय दोनों में आपको लिक्विडिटी मिल रही है कि नहीं, ठीक है। अब बेसिकली 1500 पे यहां पर इन्फोसिस चल रहा है, मुझे लगता है इन्फोसिस यहां पर ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली आउट द मनी ऑप्शन 1300 का पुट सेल कर दूंगा। और अगर मेरे को हेज करना है तो मैं 1150 या 1200 का यहां पर पुट बाय कर लूंगा, ठीक है। इससे क्या हो गया, मेरा हेजिंग का हेजिंग हो गया, मेरा जो मैक्स लॉस है वो फिक्स हो गया। अब अगर बहुत अगेंस्ट में मेरे मार्केट जाती है, बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुल जाती है, ठीक है, मेरा सेल वाला ट्रेड मेरे को नुकसान देगा, बट मेरा बाय वाला ट्रेड मेरे को प्रॉफिट भी देगा। और इसके चक्कर में क्या होगा, मेरा जो लॉस है वो फिक्स हो जाएगा, मेरा जो लॉस है वो फिक्स हो जाएगा। मेन मकसद यही है कि वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपका मैक्स लॉस अनलिमिटेड ना हो, बट कि आपका मैक्स लॉस अगर कैप्ड रहेगा तो उससे आपको बहुत बड़ी परेशानी यहां पर नहीं होने वाली। अब बात करते हैं अपने अगले स्ट्रैटेजी की तरफ, जो कि है आयरन कॉन्डोर। अब जो आयरन कॉन्डोर होता है ना, जैसे अगर मैं क्रेडिट स्प्रेड की बात करता हूं तो क्रेडिट स्प्रेड में फिर भी आपका थोड़ा डायरेक्शन है कि यहां पर आपने पुट सेल किया है, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगी तो आपको नुकसान होगा। बट अगर आपको आईवी फॉल या फिर आईवी क्रश का फायदा उठाना है, खासकर रिजल्ट सीजन के टाइम पे, तो आयरन कॉन्डोर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं आयरन कॉन्डोर की बात करता हूं तो आयरन कॉन्डोर में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, यहां पर एक स्ट्रैंगल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इन्फोसिस ट्रेड कर रहा 1500 पे, तो हमने क्या किया, यहां पर हमने 1400 का पुट सेल कर दिया, 1600 का कॉल सेल कर दिया। अब ये तो नेकेड स्ट्रैंगल हो गया, ठीक है, कि अगर मार्केट 1400 के ऊपर और 1400 से 1600 के बीच में अगर ट्रेड करती है, क्लोज करती है, तो दोनों साइड अपने को प्रॉफिट होगा। इसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसको 1300 के पुट से हेज कर लेंगे, बाय कर लेंगे, और इसको 1700 के कॉल से बाय कर लेंगे। हेज का हेज भी अपना हो गया, हेज का हेज भी अपना हो गया। एंड अगर मार्केट एक रेंज के अंदर रहती है या अपने को आईवी में डिप देखने को मिलता है तो काफी अच्छी तरह से इसका हम फायदा उठा सकते हैं। या तो आप आयरन कॉन्डोर कर सकते हो या तो क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इन दो स्ट्रैटेजीज के बीच में मैं डिटेल्ड में एक वीडियो बनाऊं कि और अच्छे से मैं आपको इन डेप्थ समझाऊं, क्योंकि अभी मैंने इन डेप्थ में समझाया, बस आपको हिंट दिया है। जिसको आता है स्ट्रैटेजी वो तो एग्जीक्यूट कर सकता है, बट जिसको कुछ नहीं पता हो सकता है उसको इससे क्लैरिटी ना मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में क्रेडिट स्प्रेड और आयरन कॉन्डोर लिखिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं इन सेटअप्स पर वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, ताकि आप क्लियरली फिर आयरन कॉन्डोर या फिर क्रेडिट स्प्रेड का इस्तेमाल करना स्टार्ट यहां पर कर सकते हो, राइट। तो यहां पर हमने बात किया कि आपको नेकेड ऑप्शन सेल नहीं करना है, क्रेडिट स्प्रेड करना है, आयरन कॉर्नर करना है। व्हेन स्टॉक इज इन अ मिडल ऑफ द रेंज डू ऑप्शन सेलिंग देयर। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करना, और कब कर सकते हैं, जब स्टॉक एक रेंज के अंदर है। अगर मान लीजिए वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस ओनली, ठीक है। अपने को दिख रहा है यहां पर कि स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इन्फोसिस का रेंज, अपर रेंज है 1700 का, लोअर रेंज है यहां पर 1100 का। हाँ, हमें दिख रहा है यहां पर कि स्टॉक ट्रेड कर रहा 1400 के आसपास, यानी वीकली टाइम फ्रेम। इसका मतलब अपर रेंज को तोड़ने के लिए भी स्टॉक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लोअर रेंज को तोड़ने के लिए भी स्टॉक को मेहनत करनी पड़ेगी। एंड जब स्टॉक कुछ ऐसे रेंज में ट्रेड कर रहा है ना, तो आयरन कॉन्डोर या फिर क्रेडिट स्प्रेड बनाकर आप काफी अच्छे से फायदा उठा सकते हो। वहां पर काफी अच्छा पैसा आपको एज एन ऑप्शन सेलर स्टॉक ऑप्शंस में मिलेगा, राइट। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, डू ऑप्शन सेलिंग आफ्टर क्वार्टर रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड यूज आईवी इन योर फेवर। जैसे मैंने बताया, क्वार्टर रिजल्ट्स के अनाउंस होने के बाद आईवी में अपने को डिप देखने को मिलती है। अगर बहुत एक्सट्रीम मूव ना आए, 2%, 4%, 5% का भी मूव आराम से आईवी झेल सकता है। अगर आपने आईवी को सेल करके रखा है, यानी आपने ऑप्शन सेलिंग की है, आईवी गिर रहा है, प्रीमियम्स गिरते हैं, तो उससे आपको फायदा मिल सकता है। अगर स्टॉक बहुत ज्यादा मूव करेगा, 15, 20, 25% मूव करेगा, तभी आईवी काम नहीं करता है, वरना मोस्ट सिनेरियोज में
क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यहां पर यूज करना पड़ेगा। If a stock gap down more than 10%, then there is a IV spike, use that। हाँ, IV spike का एक और फायदा आप उठा सकते हो ऑप्शन सेलर कि क्वार्टर रिजल्ट्स में तो आपने ट्रेड कर लिया, बट मान लीजिए किसी न्यूज के कारण या किसी भी कारण कोई स्टॉक में आपको 10% का अपर सर्किट या 10% से ज्यादा का या फिर 10% से नीचे का लोअर सर्किट या उससे ज्यादा का आपको देखने को मिलता है। जब 10% से ऊपर स्टॉक भागता है सर्किट में या 15% या 20% तो आपको आईवी स्पाइक देखने को मिलता है। आईवी स्पाइक के चलते क्या होता है, जो उनके ऑप्शन के प्रीमियम्स है वो बढ़ते हैं, एंड जब ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ते हैं इस आईवी स्पाइक में ऑप्शन सेलिंग करके आप काफी अच्छा फायदा उठा सकते हो। एंड आईवी स्पाइक में अगर मैं बात करता हूं, या तो आप आयरन कॉन्डोर कर सकते हो या तो आप क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो, दोनों में काफी अच्छा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप अगर एक बार हिस्टोरिकल आईवी देखोगे, हिस्टोरिकल आईवी आप कहां से देख सकते हो, सेंसिबल एक प्लेटफॉर्म है, सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने ब्रोकर से, अगेन इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बात करता हूं, आप अपने ब्रोकर से लॉगिन करोगे, वहां पर हिस्टोरिकल आईवी का एक ऑप्शन आता है। हिस्टोरिकल आईवी में अपने स्टॉक को सेलेक्ट करके आप देखो कि पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में डेट रेंज लगा के कि कौन सा स्टॉक में क्या उसका एवरेज आईवी, हर स्टॉक का अलग अलग एवरेज आईवी होता है, किस स्टॉक का 25 होता है, 30 होता है, 40 होता है। अगर उस स्टॉक अपने एवरेज आईवी से काफी ऊपर है, इट मींस अगेन वो अपने मीन तक आएगी, और वो मीन के लिए आप ट्रेड कर सकते हो इन सेटअप्स को यूज करके, आईवी के फॉल का यूज करके, तो काफी अच्छा आप यहां पर पैसा बना सकते हो, राइट। अवॉइड स्टॉक्स हुज MRWPL लिमिट इज मोर देन 70%। यानी मान लीजिए आपको किसी स्टॉक ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी दिखती है और आपको लगता है यार यहां पर ट्रेड बन रहा है, एक बार उसकी MRWPL लिमिट चेक कर लीजिए। अगर वो 70% या उससे ज्यादा है तो बहुत हाई चांस है कि जल्द ये स्टॉक FNO बैन में जा सकता है। जरूरी नहीं कि जाएगा, बट जा सकता है। और अगर ये जा सकता है तो फिर एग्जिट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में एक दिन में पैसा नहीं बनता है। आप अगर ट्रेड को लंबा होल्ड करोगे तभी आपका पैसा बनेगा, तभी आपको फायदा होगा। तो उस केस में यहां पर आप ट्रैप हो सकते हो। तो हमेशा उसी स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए जिसका MRWPL लिमिट 70% से कम हो, ताकि आप उस स्टॉक को लंबा भी होल्ड करो एंड आपके अंदर डर भी ना रहे कि ये स्टॉक FNO बैन में शामिल हो सकता है। Stop doing option selling 1 week before expiry, especially if your option is in the money। जैसे मैंने बताया, अगर आपका ऑप्शन इन द मनी है या ऐसे इन द मनी नहीं भी है, तो ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, एक्सपायरी से 1 हफ्ते पहले मत कीजिए। मैक्स टू मैक्स 2 दिन पहले, 2 days बिफोर द एक्सपायरी आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि जितना नजदीक आप एक्सपायरी के जाएंगे ना, जो आपका मार्जिन भी होता है ना, वो बढ़ते जाता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपका मार्जिन यहां पर बहुत तेजी से बढ़ते जाता है एंड आपको फिजिकल सेटलमेंट का भी खतरा रहता है। तो बेस्ट है कि ये खतरे को अवॉइड करने के लिए 2 या 3 दिन पहले एक्सपायरी के एग्जिट ही करते हैं ट्रेड को। एंड आइडियल सिनेरियो यही कि 1 हफ्ते पहले मैं कोई भी ट्रेड में नहीं इनिशिएट करूंगा, राइट। एक चीज आपको याद रखना है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करो, इंडेक्स से थोड़ा टफ है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे नुआंसेस हैं। हाँ, अगर ये नुआंसेस के बारे में आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड, एंड आई होप इस वीडियो से वो चीज हो गई होगी, तब भी आप 5% से ज्यादा अपने कैपिटल का मत रिस्क कीजिए। मैक्स टू मैक्स 5%, क्योंकि एक ट्रेड हो सकता है आपके अगेंस्ट, एक दिन में चला जाए, एक 2-3% का डाउन मूव या अप मूव आपके अगेंस्ट जाए एंड आपको नुकसान हो जाए। बट अपने लॉस को अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो स्टॉक ऑप्शंस में कई बार काफी अच्छे ट्रेड्स भी आपको मिलने वाले हैं। एंड आई होप इस वीडियो से काफी कुछ आपको क्लैरिटी मिली होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेटजीज पर मैं और डिटेल में बात करूं, क्रेडिट स्प्रेड को और अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स दिखाऊं, ट्रेड्स आप करके आपको दिखाऊं, ताकि थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिले, तो कमेंट सेक्शन में आप क्रेडिट स्प्रेड्स और आयरन कॉन्डोर लिख सकते हैं। बहुत जल्दी मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी 2 चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करके रखा हुआ है, हाईली लिक्विड स्टॉक्स की लिस्ट एंड MRWPL लिमिट की लिस्ट। जिस स्टॉक का भी MRWPL लिमिट 95% के आसपास होता है, वो स्टॉक बैन हो जाता है, तो उन स्टॉक से आप बचकर रहिएगा। थैंक्स फॉर लविंग, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।